उर्दू जुबान में पसमानदा अदब की स्थिति पर विचार करते समय यह स्पष्ट होता है कि इस साहित्य में पसमानदा समुदाय की आवाज़ें बहुत हद तक दब गई हैं। उर्दू साहित्य पर मुख्यतः अशराफ मुस्लिमों का प्रभुत्व रहा है, जो इसे अपने सांस्कृतिक और राजनीतिक स्वार्थों के लिए उपयोग करते रहे हैं। पसमानदा समुदाय के लेखकों और कवियों ने उर्दू साहित्य में अपनी जगह बनाने की कोशिश की है, लेकिन उनके मुद्दे और अनुभव अक्सर मुख्य धारा के साहित्य में अनदेखे रह जाते हैं। जहां दलित साहित्य ने अपनी पहचान बनाई है और सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठाया है, उर्दू जुबान में ऐसा कोई अदब नजर नहीं आता। उर्दू साहित्य में पसमानदा अदब की अनुपस्थिति का एक बड़ा कारण यह है कि उर्दू भाषा को ऐतिहासिक रूप से उच्च वर्गों से जोड़ा गया है। इस कारण पसमानदा समुदाय के अनुभव और दृष्टिकोण साहित्यिक मंच पर उतनी प्रमुखता से नहीं उभर पाए हैं। उर्दू अदब में पसमानदा साहित्य क्यों नहीं है, इस डॉक्यूमेंटरी को हम कई भागों में बनाएंगे और समझने और समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे यह भाषा अशराफ समाज की सभ्यता और संस्कृति का आईना बनी और कैसे इसमें पसमानदा समाज का दर्द अदृश्य रह गया। हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि उर्दू को अशराफों ने अपने वर्चस्व के एक उपकरण के रूप में कैसे इस्तेमाल किया। प्रस्तुत है पहला भाग, उर्दू अदब का इतिहास। उर्दू भाषा का इतिहास समृद्ध और जटिल है, जिसमें यह विभिन्न नामों और रूपों से गुजरी है। इसे कभी स्थानीय शब्दों, मुहावरों और उपमाओं से सजी हुई भाषा के रूप में देखा जाता था, जो यहाँ की संस्कृति को परिलक्षित करती थी और आम लोगों की जुबान में शामिल थी। कहा जाता है कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली खड़ी बोली से उर्दू का जन्म हुआ। इसे हिंदवी भी कहा जाता था। उर्दू, जो आज एक संभ्रांत वर्ग की बोली मानी जाती है, ने अपना सफर ज़बान ए हिंद से शुरू किया और विभिन्न नामों जैसे ज़बान ए दिल्ली, रेख्ता, गुजरी, दक्खनी और ज़बान ए उर्दू ए मुअल्ला के रूप में अपने अस्तित्व को स्थापित किया। वैसे उर्दू के रूप में इस भाषा की पहचान 18वीं शताब्दी के अंत में हुई है। उर्दू तुर्की भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है शाही सैन्य शिविर या बाजार, तंबू। जाहिर है, तुर्की शासकों के आगमन पर अशराफ तबके की भाषा फारसी को दरबार की भाषा का पद हासिल हुआ। फारसी भाषा से भारतीय जनता अनभिज्ञ थी और भाषा की खाई ने इन दो वर्गों के बीच की खाई को और बढ़ा दिया। पाकिस्तानी इतिहासकार मुबारक अली अपनी किताब इतिहास का मतांतर में लिखते हैं, जब तुर्कों के पतन के बाद खिलजी, तुगलक, लोधी सत्ता में आए तो फारसी के वर्चस्व को आघात लगा, क्योंकि इन अफगान शासकों की मातृभाषा फारसी नहीं थी। इसके अलावा वे ईरान मध्य एशिया के उन अभिजात्य वर्ग के प्रति अपनी नफरत का प्रदर्शन करना चाहते थे जिनकी भाषा फारसी थी। जब मुगल को हराकर सूरियों ने सत्ता प्राप्त की तो उन्होंने भी खुले रूप में फारसी के प्रति घृणा व्यक्त की, परंतु मुगलों की दोबारा जीत ने फारसी तथा विदेशी संस्कृति को नवजीवन प्रदान किया, जिन्होंने हमेशा अपने आप को भारत से तथा भारत की संस्कृति से खुद को अलग थलग रखा। मुगल दरबार की आर्थिक तंगी के कारण ईरान से लेखकों कवियों का आना भी मंद पड़ गया तथा इस प्रकार फारसी भाषा को भारत में जो ऊर्जा मिलती थी वह भी बुरी तरह प्रभावित हुई। ऐसे में जो वर्ग उर्दू को निम्न श्रेणी की भाषा मानता था और इसे सचेतन वर्ग की भाषा मानने के लिए मानसिक रूप से तैयार न था, उस वर्ग ने उर्दू की शुद्धता के लिए कदम उठाए ताकि शासक और शासित श्रेणी की भाषा का अंतर स्पष्ट होकर उभरे। सिराजुद्दीन खान आरजू ने इस प्रक्रिया को तेज किया और उर्दू के स्तर को ऊंचा उठाया। उन्होंने इस तरह घोषणा की कि भाषा का स्तर अब संभ्रांत वर्ग के बोलने के काबिल हो गया है। जमील जालिबी और हाफिज महमूद शिरानी जैसे अशराफ बुद्धिजीवी फारसीकरण को उर्दू के विकास के लिए जरूरी मानते हैं। इन लोगों का कहना है कि फारसी और अरबी शब्दों के समावेश ने उर्दू को समृद्ध बनाया और इसकी अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ाई, पर सच्चाई इसके उल्ट है। दरअसल यह विद्वान उर्दू का अशराफीकरण करना चाहते थे। पाकिस्तानी इतिहासकार मुबारक अली उर्दू के इस पक्ष पर मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब आबे हयात का उद्धरण देते हैं, जिसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद लिखते हैं किस प्रकार से अरबी फारसीकरण ने
उर्दू की जड़ें इसके अपने ही वातावरण से काट दी। भारतीय पृष्ठभूमि की सारी उपमा को दरकिनार कर उनके स्थान पर अरबी व फारसी उपमाओं को भाषा पर थोप दिया गया। फलस्वरूप जो नए मुहावरे उभरे, उनका ना तो भारत के सांस्कृतिक परिवेश से कोई संबंध था, ना यहाँ के विचार से। यही से जन्म होता है जबान ए उर्दू ए मुअल्ला का, जिसका शाब्दिक अर्थ है उच्च उर्दू भाषा। ये शब्द विशेष रूप से उर्दू भाषा के उस रूप को संदर्भित करता है जो साहित्यिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और जिसमें फारसी और अरबी शब्दावली का व्यापक उपयोग होता है। इस शब्द का उपयोग उर्दू के उस रूप के लिए किया जाता है जो मुगल दरबारों में विकसित हुआ और जो उच्च वर्ग और विद्वानों के बीच प्रचलित था। उर्दू ए मुअल्ला का विकास 18वीं शताब्दी में हुआ, जब इसे शाही दरबारों में एक प्रमुख भाषा के रूप में अपनाया गया। ये भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती थी और इसमें फारसी, अरबी और तुर्की भाषाओं के शब्द शामिल थे। इस प्रकार उर्दू ए मुअल्ला को एक उच्च सांस्कृतिक और साहित्यिक भाषा के रूप में देखा गया, जो न केवल भारत में बल्कि पूरे उपमहाद्वीप में मुस्लिम पहचान का प्रतीक बन गई। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, उर्दू जुबान में पसमानदा अदब क्यों नहीं है। पिछले भाग में हमने देखा कि 18वीं और 19वीं सदी में उर्दू के मानकीकरण ने इसकी पहचान पर गहरा असर डाला। उस दौर में उर्दू को एक अलग भाषा के रूप में स्थापित किया गया और धीरे धीरे इसे अशराफ मुसलमानों की भाषा के तौर पर देखा जाने लगा। पहले यह हिंदवी या हिंदी के नाम से जानी जाती थी और हिंदू मुसलमान दोनों की साझा भाषा थी। लेकिन मानकीकरण के दौरान उर्दू में फारसी और अरबी शब्दों का प्रभाव बढ़ा और इसे फारसी लिपि में लिखा जाने लगा। इस बदलाव ने उर्दू को मुस्लिम पहचान से जोड़ दिया। उर्दू और हिंदी के बीच का विवाद केवल भाषाई नहीं था, बल्कि यह एक सांप्रदायिक विभाजन का भी प्रतीक था। ब्रिटिश शासन ने भाषाई पहचान को धार्मिक पहचान से जोड़ने का काम किया। अंग्रेजों ने जनगणना में उर्दू और हिंदी को अलग अलग भाषाओं के रूप में दर्ज किया, जिससे हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच अलगाव की भावना गहराई। सर सैयद अहमद खान ने उर्दू को मुसलमानों की पहचान से जोड़ने का काम किया और इसे मुसलमानों की भाषा के रूप में प्रचारित किया। उन्होंने उर्दू के समर्थन में आंदोलन चलाया, जबकि दूसरी ओर हिंदी को हिंदुओं की भाषा के रूप में प्रचारित किया गया। इस भाषाई विभाजन ने धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत किया। उर्दू और हिंदी के बीच औपनिवेशिक विभाजन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण 1900 में यूपी में हिंदी और उर्दू दोनों को समान अधिकार देने वाला फरमान था। उस समय उर्दू को दरबारी और प्रशासनिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था और अशराफ मुसलमानों के लिए यह भाषा सामाजिक और आर्थिक लाभ की कुंजी थी। जहां रहे यूपी की आबादी का सिर्फ 15% होने के बावजूद 1857 में मुसलमानों के पास 64% नौकरियां थीं। हिंदी की शुरुआत के बाद अशराफ मुसलमानों की तादाद कम हो गई, लेकिन 1913 में भी अशराफ मुसलमानों के पास अभी भी 35% नौकरियां थीं, जो उनकी आबादी की ताकत से 2 गुना से ज्यादा था। अंग्रेजों की रणनीति ने इस भाषा विवाद को और तीखा कर दिया। उदाहरण के लिए, बिहार में जब हिंदी को अदालती भाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया, तो इसका विरोध मुख्यतः अशराफ मुसलमानों और कायस्थों द्वारा किया गया। अंग्रेजों के शासनकाल में जनगणना ने हिंदी और उर्दू के बीच धार्मिक विभाजन को और गहरा किया। जनगणना के जरिए उर्दू को मुसलमानों की भाषा और हिंदी को हिंदुओं की भाषा के रूप में वर्गीकृत किया गया। 19वीं सदी के अंत तक अशराफ मुसलमानों ने उर्दू को इस्लामी तहजीब का प्रतीक मान लिया और इसे फारसी अरबी शब्दों के साथ जोड़ा गया। वहीं हिंदू नेताओं ने हिंदी को संस्कृत से जोड़कर इसे हिंदू राष्ट्रवाद का प्रतीक बना दिया। इस प्रकार उर्दू और हिंदी, जो कभी एक ही भाषा के 2 रूप थे, सांस्कृतिक और धार्मिक विभाजन का प्रतीक बन गए। अंग्रेजों की इस नीति ने भाषा के जरिए सांप्रदायिक गोलबंदी की शुरुआत की, जिसने न सिर्फ भाषा बल्कि दोनों समुदायों की राजनीतिक पहचान को भी प्रभावित किया। पाकिस्तान की मांग के साथ जिन्ना ने उर्दू को अशराफ मुस्लिम राष्ट्रवाद का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत किया और इसे पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा घोषित किया।
वहीं भारत में इसे मुस्लिम अल्पसंख्यकों की भाषा के रूप में देखा जाने लगा। जिन्ना के लिए, जो खुद केवल अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलते थे, उर्दू केवल मुसलमानों की भाषा थी और इसलिए उसे पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा होना था। हिंदी को हिंदुओं की भाषा और उर्दू को मुसलमानों की भाषा के रूप में प्रचारित किया। उर्दू के लिए अलग प्रांत की मांग की। यह भी जाना दिलचस्प है कि पाकिस्तान में आज भी 7 से 8% लोग ही उर्दू बोल पाते और पाकिस्तान से बांग्लादेश का विभाजन में एक महत्वपूर्ण कारण यही उर्दू बंगला विवाद भी रहा। संस्कृत निष्ठ हिंदी का विकास 19वीं सदी के अंत में हुआ। यह हिंदी संस्कृत के कठिन शब्दों से भरी थी, जिसने इसे आम जनता से दूर कर दिया। इससे हिंदी और उर्दू के बीच का सांस्कृतिक और भाषाई विभाजन और गहरा हुआ। हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा ने इस हिंदी को अपने सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का प्रतीक बना लिया। इस विभाजन ने न केवल भाषाई बल्कि सांप्रदायिक तनाव को भी बढ़ावा दिया। ब्रिटिश राज में ही ये तय हो गया था कि अंग्रेजी वो जबान है जिसके दम पर आप ऊंचे ओहदे को हासिल कर सकते हो। इसलिए सर सैयद अहमद खान ने जहां एक ओर अशराफ तबके के लिए अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई पर जोर डाला, वहीं दूसरी ओर पसमानदा समाज में आधुनिक शिक्षा की खिलाफत करते रहे। यह भी दिलचस्प है कि अंग्रेजी पढ़े लिखा यह वर्ग उर्दू बचाव के नाम पर भारत विभाजन का भी पक्षधर बन गया और पसमानदा मुसलमानों को यह समझाने लगा कि भारत का विभाजन नहीं हुआ तो उर्दू नहीं बचेगी। मौजूदा दौर में उर्दू और मुस्लिम संस्कृति एक दूसरे के पर्याय की तरह देखे जाते हैं। नतीजतन पसमानदा मुसलमानों पर उर्दू बचाने का दबाव है, पर अशराफ के लड़के तो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में उर्दू बचाने की जिम्मेदारी पसमानदा के कंधों पर आ गई। लेकिन उर्दू पढ़े लिखे पसमानदा लिए नौकरी का कोई ठिकाना नहीं है। जरा ये आंकड़े देखें जिसे प्रोफेसर मसूद आलम फलाही जी ने अपनी किताब हिंदुस्तान में जात पात और मुसलमान, अल काजी पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली 2020 में दिया है। इंजीनियर शमी खान खट्टाना और आयशा समन साहिबा ने भारत की 21 यूनिवर्सिटी में मुसलमानों से संबंधित विभागों जैसे उर्दू, अरबी, पारसी, फारसी, इस्लामिक स्टडी इत्यादि में शिक्षकों, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर की सामाजिक स्थिति पर जानकारी एकत्र की, जिसके अनुसार कुल 296 शिक्षकों में कथित अशराफ वर्ग के शिक्षक 272 हैं, अनुसूचित जाति के 3 शिक्षक, अनुसूचित जनजाति के 3 शिक्षक, अन्य पिछड़ा वर्ग के 18 शिक्षक हैं। मतलब करीब 22% अशराफ शिक्षक हैं और ये साफ है कि शिक्षा से जुड़े हर संसाधन पर इन्हीं की नुमाइंदगी चलती होगी। इस तरह हम देखते हैं कि उर्दू बचाने की जिम्मेदारी पसमानदा की है और उर्दू से कमाने की और अपना सत्ता वर्चस्व बनाए रखने की जिम्मेदारी अशराफों की है। आधुनिक भारत में उर्दू की स्थिति को केवल अल्पसंख्यक भाषा के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह भाषा आज भी करोड़ों भारतीयों की रोजमर्रा की भाषा है। 1971 में उर्दू बोलने वालों की संख्या 3.77% थी, जो 2001 तक बढ़कर 5.1% हो गई। यह बढ़ता आंकड़ा बताता है कि उर्दू आज भी भारतीय समाज में अपनी जगह बनाए हुए है और इसे बोलने वालों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। उर्दू का भविष्य उज्ज्वल है, विशेष रूप से भारत में, जहां यह अपनी साहित्यिक धरोहर और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के साथ साथ नए सामाजिक आंदोलनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पसमानदा समाज ने उर्दू के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो इसे केवल धार्मिक सीमाओं में बांधने के बजाय इसे सामाजिक न्याय और समता का प्रतीक बना रहा है। साहित्यिक आयोजन, उर्दू महफिलें, नाटक और शायरों की बढ़ती लोकप्रियता ने यह साबित कर दिया है कि उर्दू न केवल जीवित है बल्कि फल फूल रही है। साथ ही डिजिटल युग में उर्दू साहित्य और शायरी को नया मंच मिल रहा है, जिससे युवा पीढ़ी के बीच इसकी स्वीकार्यता और बढ़ रही है। यह भाषा अब भी प्रेम, भाईचारे और सामाजिक न्याय का प्रतीक बनी हुई है। आज उर्दू का विकास न केवल साहित्यिक और सांस्कृतिक रूप से हो रहा है, बल्कि इसका उपयोग फिल्मों, गानों और आधुनिक नाटकों में भी हो रहा है। भारत में उर्दू की स्थिति को केवल अल्पसंख्यक भाषा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे एक साझी सांस्कृतिक धरोहर
और समाज में समानता और सामाजिक न्याय की भाषा के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। एक बात समझ लें, पसमानदा समाज ही उर्दू को समावेशी और सामाजिक न्याय की भाषा बना सकता है, इसकी सांप्रदायिकता से लड़ सकता है। पसमानदा आंदोलन का मानना ही है कि आज उर्दू की सबसे ज़्यादा सेवा पसमानदा समाज कर रहा है और पसमानदा समाज ही उर्दू में हाशिए पर है, उर्दू से प्राप्त नौकरियों में सबसे कम लाभान्वित है। ऐसे में हमें इस भाषा को त्यागने की नहीं, इस पर कब्जा करने की ज़रूरत है। पिछले भाग में हमने देखा कि 18वीं और 19वीं सदी में उर्दू की मियारबंदी अर्थात मानकीकरण ने इसे मुसलमानों, खासकर अशराफ वर्ग की भाषा के रूप में स्थापित कर दिया। पहले उर्दू हिंदवी या हिंदी के नाम से जानी जाती थी और यह हिंदू मुसलमान दोनों की साझा भाषा थी। लेकिन जैसे जैसे इसमें फारसी और अरबी का प्रभाव बढ़ा और इसे फारसी लिपि में लिखा जाने लगा, यह अशराफ मुसलमानों की पहचान से जुड़ गई। अंग्रेज़ों ने उर्दू और हिंदी के बीच सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा दिया, जिससे दोनों भाषाएं अलग धार्मिक पहचान का प्रतीक बन गईं। सर सैयद अहमद खान ने उर्दू को मुसलमानों की भाषा के रूप में प्रचारित किया और इसी दौरान अशराफ मुसलमानों को इसका मुख्य लाभ मिलता रहा। मुस्लिम लीग, जो अशराफ जमींदारों की राजनीतिक पार्टी थी, उर्दू को अपने दो राष्ट्र के सिद्धांत में प्रयोग करती है। इस तरह उर्दू को सिर्फ मुस्लिम पहचान से जोड़ दिया गया और पसमानदा समाज को, जो अपनी क्षेत्रीय भाषा और बोलियां बोलता था, उस पर भी उर्दू को अपनी अर्थात पसमानदा समाज की भी भाषा समझने का दबाव बन गया। यहाँ तक समझने के बाद आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि उर्दू का जन्म भले ही भारत के निम्न वर्ग में हुआ था, लेकिन बाद में उर्दू अशराफों की जुबान बन के रह गई। फारसीकरण ने उर्दू को अशराफ मुस्लिम सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक के रूप में स्थापित किया। कहा जाता है कि किसी भी सभ्यता को मारना है तो उनकी भाषा को मार दो, सभ्यता अपने आप कब्र की पनाह ले लेती है। पसमानदा समूहों के लिए भाषा उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामूहिक स्मृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। जब उनकी भाषा को दबाया या नष्ट किया जाता है तो उनकी सांस्कृतिक पहचान भी खतरे में पड़ जाती है। पसमानदा समाज अपनी क्षेत्रीय भाषा को बोलता था, पर अशराफ वर्ग पसमानदा समाज को अहल ए ज़बान में शामिल नहीं करते थे। इसका असर भी उर्दू अदब में नज़र आता है। 85% पसमानदा समाज को, उनकी समस्याओं को और उनकी संस्कृति को सिरे से खारिज कर दिया गया है। जब किसी समुदाय की भाषा को दबाया जाता है तो उनकी राजनीतिक और सामाजिक शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है। यह उन्हें सत्ता के ढांचे में और भी अधिक हाशिए पर धकेल देता है। उर्दू अदब में प्रगतिशील आंदोलन, जिसे तरक्की पसंद तहरीक भी कहते हैं, का भी एक दौर चला है, पर उनकी सारी प्रगतिशीलता अपनी जाति पर आकर ख़त्म हो गई। इन्होंने खुदा की ज़ात को तो आड़े हाथों लिया, पर अपनी ज़ात पर कुछ नहीं लिखा। ये बताना ना होगा कि प्रगतिशील आंदोलन के शुरुआती दौर में लिखने वाले सभी लोग उच्च जाति के थे। ये लेखक और शायर जाति का प्रयोग बस वहीं तक करते हैं जहां से ये अपने वर्ग संघर्ष की बात शुरू कर सकें। मुस्लिम वर्ग के लोग, अशराफ, अपनी कमी, कुरीतियों और सामाजिक नाइंसाफियों के बारे में खुद भी कम लिखता बोलता है, और दूसरे समाज के लोग यदि किसी भाषा साहित्य के माध्यम से उन मुद्दों को उठाता है तो मुसलमानों के विशेष वर्ग अशराफों की तरफ से हंगामा खड़ा किया जाता है। ऐसी सूरत में उर्दू भाषा समेत अन्य भाषाओं पर पूरे मुस्लिम समाज अथवा पसमानदा अथवा दलित मुसलमानों के संबंध में लेखक प्राय बचने की ही कोशिश करते रहते हैं। चूंकि उर्दू पर अशराफ लोगों का वर्चस्व है, इन्हीं के पास तमाम संसाधन हैं, इसीलिए यही तय करते हैं कि गज़ल के मौजूआ मुद्दे क्या हों। अगर पसमानदा शायर और लेखक कुछ लिखते हैं तो उसे अदब के स्तर का ना मानकर खारिज कर दिया जाता है। जब पसमानदा लेखकों को उनकी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के कारण अयोग्य घोषित किया जाता है तो वह व्यक्ति ही सिर्फ खारिज नहीं होता, बल्कि उस भाषा में मौजूद साहित्य, कला और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां भी नष्ट हो जाती हैं। इससे पसमानदा समूहों की संस्कृति का ह्रास होता है और उनकी सांस्कृतिक धरोहर खो जाती है। पसमानदा शायर अदब में स्वीकार किए जाने की लालच में आज अपने लूम, साड़ी, कपड़े, बानी,
खेती किसानी, अपने मवेशी, कपड़े और अपने समाज की परेशानी वगैरह पर शेर न लिखकर अशराफों की तरह औरतों की कमर, उनकी जुल्फों पर शायरी करता नजर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि उर्दू अदब जाति से अनजान था। मिर्ज़ा हादी, रुस्वा की, उमराव जान, अदा को ही लें। इस कहानी में नवाब छब्बन साहब का एक दोस्त था, हुस्नू, जो छब्बन साहब से बेईमानी करता है। पर छब्बन साहब की तवाइफ किताब में रंडी लफ्ज़ लिखा है, बिस्मिल्लाह को पता चल जाता है। इस पर बिस्मिल्लाह नवाब साहब से कहती है, बिस्मिल्लाह कहो तो नवाब हुस्नू को कोतवाली भिजवा दूं? नवाब छब्बन, नहीं, मेरे सर की कसम, ऐसा न करना, सैयद है। बिस्मिल्लाह, सैयद काहे का? उसके बाप का तो पता नहीं। नवाब, खैर, वह तो अपने मुंह से कहता है। अब आगे हम उर्दू अदब की एक और पसमानदा वर्ग की बात करते हैं, जिसे औरत कहा जाता है। उर्दू अदब में एक अशराफ लेखक के लिए 3 प्रकार की औरतें उसकी जिंदगी में आती हैं। पहली तवायफ, दूसरी नौकरानी और तीसरी उसकी बीवी। हम यह देखते हैं कि तवायफ और अपनी बीवी, यानी अपने घर की संस्कृति और अपने वर्ग की चेतना पर तो इन लोगों ने खूब लिखा है, पर बात जब नौकरानियों की होती है तो इनकी कलम शांत हो जाती है। यहाँ इस बात को समझें कि भारत के इतिहास में वर्ग और जाति तकरीबन एक जैसी ही रही है। जब हम नौकर या नौकरानियों की बात करते हैं तो दरअसल हम उस वक्त पसमानदा समाज की बात कर रहे होते हैं। पसमानदा महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं और उनके पास शिक्षा और रोजगार के अवसर सीमित हैं। उर्दू साहित्य में इस वर्ग की महिलाओं को अक्सर घरेलू कामकाज में संलग्न दिखाया जाता है और उनके संघर्षों को मुख्यधारा के साहित्य में कम ही जगह मिलती है। अगर इतिहास के आईने में हमें अपनी अपमानित छवि नजर नहीं आती तो हम बौद्धिक अपंग हो चुके हैं। अब्दुल बिस्मिल्लाह के उपन्यास कुठांव में दलित मुस्लिम लड़की हुमा का वर्णन कुछ इस तरह किया गया है, जिसका चेहरा चौद्धा था, आंखें फैली फैली सी थीं, होंठ बर्फी के तराशे हुए टुकड़ों की तरह, छातियों पर अमरुद जैसी कुछ आकृतियां उभरी हुई थीं, नाक ऐसी जैसे किसी कीड़े ने काट लिया हो। मतलब कि ऐसी शक्ल सूरत की लड़कियां बदसूरत होती हैं। ये सोच पूरे तरीके से रंगभेदी है, जहां गोरी नस्ल की जिस्मानी खासियतों को सुंदरता का मापदंड माना जाता है। हमारी सुंदरता की समझ अशराफियां ही क्यों है? खां साहब के घर की लड़की जुबैदा तत्कथित खूबसूरत लड़की है। अरे सितारा भी तो खूबसूरत ही है, पर वह तो हलाल खोर यानी हेला है। खा गए ना धोखा दलित लड़की खूबसूरत कैसे हो सकती है? क्या सितारा का बाप एक अशराफ था? डॉक्टर अयूब राइन अपनी किताब दलित मुस्लिम साहित्य और लेखक में लिखते हैं कि उर्दू गज़ल को महबूब से बातें करना कहा गया है। यह महज इत्तेफाक नहीं है कि उर्दू गज़लों में महबूबाएं चांद जैसी गोरी हुआ करती हैं। क्या उर्दू शायरी में ऐसी किसी महबूबा को सामने रखा गया है जो दलित मुस्लिम समाज से हो? क्योंकि वह तो चांद जैसी गोरी नहीं होती। ये रंगभेद उर्दू गज़लों की शान है। अयूब राइन आगे लिखते हैं कि महिला हितों की बात उठाने वाली अशराफ लेखिका अपनी कहानी 2 हाथ में बहुसंख्यक हलाल खोर समाज की चर्चा करती है, पर उन्हें मुंबई महानगर, जहां वह रहती थी, में स्थित हज हाउस के पैखानों को साफ करने वाली महिलाओं का दर्द क्यों नहीं दिखा? ऐसे ही अजमल कमाल साहब और फैयाज अहमद फैजी साहब एक बड़े मशहूर अशराफ शायर अकबर इलाहाबादी के एक शेर का जिक्र करते हैं। अब ना हिल मिल है, ना वो पनिया का माहौल है, एक ननदिया थी सो वो भी अब दाखिले स्कूल है। इस शेर का पशे मंजर यूं है कि उस जमाने में एक बहुत ही मशहूर पूर्वी भोजपुरी के लोकगीत का मुखद्दा था, हिलमिल पनिया भरण को जाए रे नंदिया। उस दौर में पसमानदा की औरतें खुद के लिए भी और स्वयं घोषित विदेशी अशराफ के घरों के लिए भी कुआं और तालाबों से पानी भर के लाया करती थीं। पनघट के रास्ते में ये लोग सैयद, शेख, मुगल, तुर्क, पठान आदि पानी भरने जाने वाली पसमानदा औरतों का हिलमिल देख के लुत्फ अंदोज, प्रसन्नचित हुआ करते थे। जाहिर सी बात है, इनके जिम्मे कोई काम तो था नहीं। सारा मेहनत मशक्क़त का काम तो रैयतों, सेवकों, पसमानदा के सुपुर्द हुआ करता था। बहरहाल, जब सामाजिक बदलाव हुए और पसमानदा में भी शिक्षा और धन आने लगा और उन्होंने अपनी औरतों को भी तालीम के लिए स्कूल भेजने लगे, तो पनघट सूना हो गया।
इस बदलाव से दुखी अकबर इलाहाबादी ने अपनी व्यथा को कुछ यूं वर्णन किया, अर्थात इस नए बदलाव की वजह से हमारे मनोरंजन का अब ये साधन भी खत्म होने लगा। अब पहले की तरह वो हिलमिल देखने को नहीं मिल रहा है, और एक ननदिया भी थी तो वो भी अब स्कूल में चली गई। अकबर इलाहाबादी का एक दूसरा मशहूर शेर देखें। शेर कुछ यूं है कि बेपर्दा कल जो आईं, नज़र चंद बीबियां अकबर, जमी में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा, जो मैंने आपका पर्दा, वो क्या हुआ? कहने लगी कि अकगल पे मर्दों के पड़ गया। इस शेर में कुछ बातें समझें। उच्च वर्ग की मुस्लिम औरतों को ही बीबी कहा जाता है। कौम, उच्च वर्ग के मुस्लिम समाज के लिए बोला जाने वाला शब्द, उस लफ्ज़ का इस्तेमाल कभी भी इस्लाम और आम मुस्लिमों के लिए नहीं होता था। इस शेर का पश मंज़र ये है कि जब सामाजिक सुधारों के फलस्वरूप अशराफ, मुस्लिम उच्च वर्ग की बीबियां घरों से बाहर निकल के शिक्षा हासिल करने लगीं, तब इस बात से अकबर इलाहाबादी को बहुत कष्ट हुआ और वो अपनी कौम को शर्म दिलाते हुए इसका विरोध अपने व्यंग्यात्मक अंदाज में कुछ यूं किया। अब आपके दिल में ये ख्याल आ रहा होगा कि अकबर इलाहाबादी को सारे मुस्लिमों की औरतों को बेपर्दा होने का मलाल था। तो जनाब, आप ये जान लें कि उस वक्त पसमानदा, पिछड़े, दलित और आदिवासी मुस्लिमों की औरतें तो पहले से ही बेपर्दा थीं और अपने रोजी रोटी के लिए अशराफ के घरों, गली मोहल्लों और बाजारों में आया जाया करती थीं। हजरत को तो सिर्फ बीबियों के बेपर्दा होने की फिक्र थी। अब यहाँ एक ज़रूरी बात समझें। जिस प्रकार पंचतंत्र की कहानियों में जानवर मुख्य पात्र होते हुए भी वे वास्तविकता में इंसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये कहानियाँ इंसानों के बारे में हैं जिनमें जानवर केवल प्रतीक, सिग्निफायर हैं, जबकि उनके पीछे का अर्थ, सिग्निफाइड इंसान होते हैं। इसी तरह सवर्ण लेखकों ने कई बार दलित पात्र तो खड़े किए, लेकिन वे केवल प्रतीकात्मक रूप से दलित थे। असल में वे सवर्ण मानसिकता को ही दर्शाते थे। सॉश्योर ने भाषा को सिग्निफायर और सिग्निफाइड के मेल के रूप में समझाया। जैसे प्रेमचंद की कैफन कहानी के दलित पात्र बाहरी रूप से दलित दिखते हैं, पर असल में उनका चरित्र सवर्ण है। उदाहरण के लिए कफन कहानी में घीसू और माधव का चरित्र दलित होते हुए भी उच्च जाति की सोच को दर्शाता है। प्रेमचंद ईदगाह कहानी लिखते हैं, पर उस बूढ़ी औरत की जाति नहीं बताते, और जो पसमानदा जाति पर कुछ लिखते हैं, जैसे गुलजार की कविता यार जुलाहे, तो वह अपनी कविता में जुलाहों की समस्याओं को अनदेखा कर उनके पेशे को रोमांटिक बना देते हैं। अब गुलजार अपनी कविता में जुलाहे की बात नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहे हैं। इस तरह की रोमांटिसाइजेशन से समस्याओं को केवल बेचा जाता है, अपनाया नहीं जाता। हर भाषा के अस्तित्व का अपना महत्व है, क्योंकि भाषा में मानव जाति का अस्तित्व समाहित है। जैसे जैसे हमारे फलसफे वक्त के साथ बदलते हैं, वैसे वैसे हमारी ज़बान में भी बदलाव झलकने लगता है। उर्दू को पसमानदा समुदाय के दर्शन और आत्मा से कौन मिलवाएगा? यह काम अशराफ समुदाय से उम्मीद करना व्यर्थ है, क्योंकि वर्तमान उर्दू साहित्य पर उनका प्रभुत्व है और यह साहित्य उनके अनुभवों और दृष्टिकोणों से प्रभावित है। पसमानदा समुदाय को अपने दर्द और संघर्षों को अपनी भाषा में व्यक्त करने की आवश्यकता है। पसमानदा समुदाय को अपनी लड़ाई को आवाज़ देने के लिए अपनी भाषा को गढ़ना और मजबूत करना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि वे अपने इतिहास में हुई हर नाइंसाफ़ी और उसके प्रतिरोध को दर्ज करें। यह केवल साहित्यिक कार्य नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक आंदोलन है जो पसमानदा समुदाय की आवाज़ को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेगा। सबसे ज़रूरी यह है कि मौजूदा उर्दू अदब, जो कि अशराफ जातियों का अदब है, उसे रद्द करने की आवश्यकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इसे पूरी तरह से नकार दिया जाए, बल्कि इसकी आलोचना करते हुए इसे पुनः परिभाषित किया जाए, ताकि यह सभी समुदायों के अनुभवों और दृष्टिकोणों को समाहित कर सके। इस प्रकार उर्दू भाषा के माध्यम से पसमानदा समुदाय की आवाज़ को सशक्त बनाना और उनके अनुभवों को साहित्य में स्थान देना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में अग्रसर करेगा। हमें उर्दू को त्यागने की नहीं, बल्कि उस पर कब्जा करने की ज़रूरत है। अभी आप लेखक अब्दुल्लाह मंसूर के लेख उर्दू ज़ुबान में पसमानदा अदब क्यों नहीं है,
को हमारे YouTube चैनल पासमंडा डेमोक्रेसी पर सुन रहे थे।